Students, today we are going to learn about fundamental rights. Fundamental rights basically ये टू टर्म से बना है, फंडामेंटल एंड राइट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय राइट्स? राइट्स क्लेम्स होते हैं. क्लेम अब हम पॉलिटी के कंटेक्स्ट में देखते हैं क्या होते हैं राइट्स. क्लेम होना एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का ओवर अदर फेलो बीइंग. क्लेम होना एक पर्सन का ओवर सोसाइटी. क्लेम होना एक पर्सन का ओवर गवर्नमेंट. जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये हम पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं. ये जनरली क्वेश्चन जी आपका 1 मार्कर आ ही जाता है कि कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स होते हैं. जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं तो बेसिकली 3 के अगेंस्ट वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं. एक पर्सन के या एक फेलो बीइंग के अदर फेलो बीइंग के ऊपर, एक पर्सन के सोसाइटी पर वो फंडामेंटल राइट्स जो क्लेम करता है, और एक पर्सन गवर्नमेंट के पर जो क्लेम करता है. और फंडामेंटल राइट्स आर द असेंशियल टूल फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. एक चीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ रखो कि ये ज़रूरी नहीं है किसी स्टेट का, किसी कंट्री का अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा. ये ज़रूरी कहीं नहीं है. उसको इम्प्लीमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट, एक कंट्री कैसे इम्प्लीमेंट करता है, दैट इज़ नेसेसरी. तो फंडामेंटल राइट्स हमारे एक बहुत असेंशियल टूल है जो कि हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा जा रहा है. तो हर एक इंडिविजुअल के पास वो ये फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय करने चाहिए, ये फंडामेंटल राइट्स उसके पास होने चाहिए. और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो जहाँ पर लिबर्टी होती है वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन भी होती है. लिबर्टी एंड रिस्ट्रिक्शन. क्यों होती है? जहाँ लिबर्टी है वहाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शन भी है. क्यों है? क्योंकि ये ना हो कि एक पर्सन की लिबर्टी हर्ट कर दे दूसरे पर्सन की लिबर्टी को. समझ रहे हो कि एक पर्सन कह रहा है मैं लिबरल हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन वो पर्सन की लिबर्टी, वो पर्सन करना दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर रहा है. तो लिबर्टी के साथ रिस्ट्रिक्शन हमेशा होती है. जैसे मैंने आपको बताया पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारी क्लेम्स हैं. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और लिबर्टी और रिस्ट्रिक्शन, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं. ये गारंटीड होते हैं और प्रोटेक्टेड होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल राइट्स अगर आपके हर्ट हो रहे हैं या फिर वायलेट हो रहे हैं आपकी राइट्स, तो उन राइट्स के खिलाफ आप क्लेम कर सकते हो हाईएस्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हाँ हमारा ये राइट, ये हमारा ये चीज़ क्लेम है, हमारा ये चीज़ हमें नहीं मिला, ये हमारा राइट है. तो डिफरेंट राइट्स डिफरेंट तरीके से अगर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, अगर किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बंदा अप्रोच कर सकता है. जस्टिफाइबल हैं, आप ये चीज़ कह सकते हो. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिफाइबल हैं कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है फंडामेंटल राइट्स होना किसी स्टेट में, कंट्री में, जो कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं एक इंडिविजुअल की. ठीक है. अब ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ये चीज़ हमने फाइंड आउट करी कि कैसे फंडामेंटल राइट्स को आगे रखा गया गवर्नमेंट के अंदर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर कैसे रखा गया इस फंडामेंटल राइट्स को. इसकी भी एक सीक्वेंस है. अगर आप अपने नोटबुक में नोट करना चाहते हो आप तो नोट कर सकते हो.
बेसिकली फंडामेंटल राइट जस्टिफाइबल है, कोई भी वायलेट होता है तो आप उसके खिलाफ क्लेम कर सकते हो कि ये हमारा राइट था और हमें नहीं मिला है, राइट। अब किसी ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि किसके खिलाफ कर सकते हो आप ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये चीज़ आते हैं हम स्टेट के खिलाफ। अब स्टेट में बहुत चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं, और जो स्टेट है जहाँ पे ये डिफ़ाइन वो आर्टिकल 12 के अंडर आता है। इसके मैं अलग वीडियो आपको पोस्ट करूँगी। तो पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि ब्रिटिश रूल के अंडर ये चीज़ कैसे फंडामेंटल राइट्स कैसे करेगी। तो सबसे पहला जब मांगा गया 1895 में मिस एनी बेसेंट थे, उन्होंने होम रूल लीग चलाई थी, जिसमें उन्होंने ये चीज़ रखा कि इंडियंस के लिए भी और ये फंडामेंटल राइट्स होने बहुत ज़रूरी है किसी स्टेट में, इट इज़ अ नेसेसरी। तो फर्स्ट होम रूल लीग में ये चीज़ हुए। सेकंड ये चीज़ होम रूल सॉरी इट्स बिल होम रूल बिल में सेकंड। उसके बाद 1918 में क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये चीज़ क्लेम करी थी कि जैसे ब्रिटिशर्स को इंडियन रूल्स मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसी तरह इंडियन सिटीजन्स को ब्रिटिश सिटीजन माना जाए और उनको भी ये फंडामेंटल राइट्स को क्लेम करने दिया जाए। उसके बाद कॉमनवेल्थ बिल आया, जिसमें उन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल था, जिसमें ये चीज़ मानेगी और ये चीज़ बताएगी कि डिक्लेयर करेगी कि राइट्स होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब 1918 के बाद ये चीज़ बताएगी 1925 में। उसके बाद जब ये चीज़ हुई तो उसके बाद मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने ये चीज़ कहा कि फंडामेंटल राइट्स होने, उन्होंने भी अपनी इस रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करा कि ये चीज़ इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, ये राइट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन उस टाइम साइमन कमीशन रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियंस अभी उस लेवल तक नहीं है कि वो ये फंडामेंटल राइट्स को इंजॉय कर सके, क्लेम कर सके। तो उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल खारिज कर दी उनकी कि ये फंडामेंटल राइट्स होने बिल्कुल इंडियंस हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डालेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम आज़ादी की तरफ चलते गए तो साप्रू कमेटी बनाएगी, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में 1944 और 45 में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा हुई और ये चीज़ ऑल इंडिया ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ डालेगी और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान आया था। नाइनटीन 46 में, जिसमें ये चीज़ फाइनलाइज की गई कि फंडामेंटल राइट्स होने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अब ये था फर्स्टली आपने बताना, एक्सप्लेन करना कि फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, किसके लिए हम क्लेम करते हैं, क्या क्या इंक्लूड है। फिर आपने थोड़ा सा जब आप मेंस के लिए आंसर लिख रहे हो तो थोड़ा सा ब्रिटिश रूल के अंडर कैसे इसको डेवलप करा गया वो चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लेन करनी है। और इसके बाद अब हम ये क्लेम फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ किसके लिए क्लेम करते हैं, वो स्टेट है जो आर्टिकल 12 के अंडर हम एक्सप्लेन करेंगे, और आर्टिकल 12 एंड जुडिशरी का क्या रिलेशन है वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू।